वन। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अपने पूरे थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट कर चुके होंगे और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि अब आने वाले लेक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हम उनमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड जो भी नोट्स हैं, जो भी फार्मूलाज हैं, उनको समझेंगे ताकि हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो आप समझदार हैं, आपको अब यहाँ से वीडियोस को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। तो हम एक एक कर चीज़ों को समझते हैं। हमें समझना है कि ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो बहुत सारी विधियाँ हैं आपके पास में ख्याति के मूल्यांकन की, लेकिन आपका जो कोर्स है, आपका जो वो सिलेबस है, वो बहुत सारी विधियों की बात नहीं करता है, वो 2 to 3 मेथड्स की बात करता है। तो उनके बारे में हम देखें तो 3 प्रकार की मेथड्स हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको सब कुछ दिख रहा होगा, लेकिन उसके पहले मैंने आपको एक पैराग्राफ लिख कर दिया है। वो इसलिए लिख कर दिया है कि अगर एग्ज़ाम में आपसे 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ लिखिए, तो डायरेक्ट विधि लिखना चालू न कर दें कृपया आप लोग। आप पहले ऐसा एक पैराग्राफ लिखें जो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि ख्याति मतलब आपका नाम, आपके नाम के मूल्य को आंकना। पहली बात तो एग्जैक्ट वैल्यू पता करना, स्थायी वैल्यू पता करना संभव ही नहीं है, ये असंभव है। अनुमान के आधार पर ही इसकी गणना की जाती है। तो ये चीज़ें हमें ऊपर बतानी पड़ेगी कि ख्याति के मूल्य का आकलन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह एक अमूर्त संपत्ति है। जिसको देखा छुआ जा सकता हो उसको आप सोच समझ कर अंदाजा लगा लोगे, लेकिन अब जिसको देखा छुआ ही नहीं जा सकता है तो खुद से सोचिए कि उसका मूल्य कैसे आंका जाए। तो इसका मूल्य एग्जैक्टली नहीं पता कर सकते। बस अगर आपको याद हो शुरू से, तो मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक 10 लाख का व्यवसाय जो मैं बहुत अच्छे से चला रहा हूँ और अब मैं उसको लगभग 50 लाख रुपीज़ में बेचना चाह रहा हूँ, तो 40 लाख रुपए जो मैं ज़्यादा ले रहा हूँ उसको हम क्या बोलते हैं? ख्याति। तो जब हम अपने व्यवसाय को बेचते हैं तो विक्रेता और क्रेता जो है वो आपस में मिलकर ही तय करते हैं कि किस मूल्य पर इस व्यवसाय को खरीदा या बेचा जाए। वो जो जितना अधिक मूल्य हम ले लेते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? ख्याति बोलते हैं। तो ये सारी बातें आपको एक पैराग्राफ में बता देनी चाहिए। जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है कि किसी व्यवसाय की बिक्री के मामले में इसका मूल्य विक्रेता और व्यवसाय के क्रेता के बीच आपसी समझौते पर निर्भर करता है, और आपसी समझौते का कोई लॉजिक नहीं होता है। आपसी समझौता आपस में बैठकर समझ लिया जाता है कि यार बार्गेनिंग के थ्रू समझ लेते हैं कि कितने में हम चीज़ खरीदें या बेचें। फिर भी आमतौर पर अपने को ख्याति के मूल्यांकन की 3 विधियाँ बताई गई हैं, जो हैं 4, आगे चलकर 4 हो जाएंगी, लेकिन बेसिक जो रूट है उनकी जो ब्रांचेस निकली हैं वो 3 ब्रांचेस निकली हैं। तो आपको दिख रही होंगी तीनों ब्रांचेस। एक है हमारे पास औसत लाभ विधि, दूसरी है सुपर लाभ विधि और तीसरी है पूंजीकरण विधि। ये 3 विधियां हैं बेटा, और अपने को इन तीनों ही विधियों के बारे में बहुत अच्छे से समझना है और जल्दी भी समझना है कि अपना लेक्चर अननेसेसरी लेंदी ना हो। अच्छा, मैं आपको एक बात और यहाँ पर समझाना चाहूँगा कि जहाँ तक थ्योरी का सवाल है तो मैं हिंदी मीडियम वालों को अलग समझा रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वालों को अलग समझा रहा हूँ, दोनों के लिए सेपरेट वीडियोस बन रहे हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगे बेटा, तो हिंदी वालों को भी क्वेश्चन इंग्लिश में ही सॉल्व करना होता है और इंग्लिश वाले तो ऑब्वियसली इंग्लिश में ही सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के अलग अलग नहीं होंगे। स्क्रीन पर जो कुछ भी आपको दिखेगा वो सब इंग्लिश में ही दिखेगा, सॉल्व भी आपको इंग्लिश में करना होगा। बाकी मैं समझाता आपको नॉर्मल भाषा में ही हूँ कि वो हिंदी वाला भी समझ सकता है और इंग्लिश वाला भी समझ सकता है, बशर्ते समझने की कोशिश कर रहा हो तो। अदरवाइज़ समझ में नहीं आती हैं बातें। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे के साथ में ये प्रॉब्लम है कि उसे सभी चीज़ों का जो भी चीज़ें अपने को क्वेश्चन के अंदर आएंगी उन सब का हिंदी में तो मतलब पता होना ही चाहिए, लेकिन साथ में उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी पता होना चाहिए, तभी वो क्वेश्चन सॉल्व करते समय उसको लिख पाएगा, नहीं तो नहीं लिख पाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जो ज़रूरी वर्ड्स हैं उनको मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दूंगा और आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब आएगा तो दोनों मीडियम के लिए एक ही वीडियो बनेगा। तो आपको समझने में दिक्कत तभी होगी जब आपको वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता। अगर मीनिंग समझ लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो चलते हैं, ज़्यादा लेक्चर अपना लंबा ना करें। हमने इन तीनों विधियों के बारे में एक एक कर समझना पड़ेगा। तो फिलहाल आज जो हमारी विधि चालू हो रही है वो हो रही है औसत लाभ विधि। मैं हर विधि को एक अलग अलग वीडियो में समझाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू। औसत लाभ विधि देखिए मैंने आपको ब्रैकेट में लिख कर दिया है, क्या बोलते हैं अपन इसको? एवरेज प्रॉफिट मेथड। लाभ आपको पता है, लाभ को प्रॉफिट ही बोलोगे, विधि को मेथड ही बोलोगे। औसत एक ऐसा शब्द है जो हो सकता है किसी हिंदी मीडियम वाले बच्चे को पता ना हो, तो हमने लिख दिया है साइड में कि औसत लाभ विधि मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड के बारे में अपने को समझना है। 99% एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता भी इसी विधि का है। अब पहले ये समझो कि औसत लाभ विधि क्या होती है। तो ये क्या है?
यह ख्याति के मूल्यांकन का एक बहुत ही सरल और व्यापक रूप से पालन किया जाने वाला तरीका है। एक तो ये सरल है, वो तो है ही सरल तो सभी फार्मूलाज हैं, लेकिन ज़िंदगी में ख्याति की गणना करने के लिए इस विधि का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन भी इसी विधि का पूछा जाता है। अब हम करते क्या है इस विधि में? इस पद्धति में ख्याति की गणना क्रय के वर्षों की संख्या के आधार पर की जाती है। अब ख्याति की तो गणना करनी है, नया शब्द ये झंझट आ गई आपके सामने, क्रय के वर्ष क्या होते हैं, तो वो मैं समझा दूंगा 2 मिनट के बाद में। इस तरह ख्याति के मूल्य का पता लगाने के लिए औसत लाभ का खरीद के वर्षों की संख्या से गुणा कर दिया जाता है। खरीद के वर्ष 2 या 3 होते हैं, लेकिन हमें मानना नहीं कि कितने होंगे, क्वेश्चन हमें बताता है खरीद के वर्ष कितने होंगे। तो आपके साथ में अभी कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इस थ्योरी को एज इट इज़ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ताकि अगर आपसे पूछा जाए कि औसत लाभ विधि क्या है तो आप ये 4 लाइन्स वहाँ पर लिख सकें। समझ गए बात को? बाकी मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाऊंगा ना, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ईजी टॉपिक है। तो आगे देखें, ख्याति की गणना के हमारे पास में सूत्र क्या है। तो ख्याति का क्या सूत्र है अपने पास में यहाँ पर? ख्याति बराबर होगा औसत लाभ गुणा खरीद के वर्ष। औसत लाभ निकालना मैं आपको समझाऊंगा अभी। खरीद के वर्ष का मतलब क्या होता है, वो ऊपर जो 4 लाइन्स मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, वहाँ पर भी मैंने बोला कि खरीद के वर्ष में आपको अभी बताऊंगा 2 मिनट के बाद। तो मैं इसी स्क्रीन पर आपको कहीं ना कहीं समझा दूंगा। अब देखो, आपकी भी ड्यूटी ये बनती है कि जो चीज़ें फार्मूला बेस्ड हैं उनका फार्मूला आप अच्छे से लर्न करें, लिख कर याद करें, कैसे भी याद करें तो काम हो पाएगा अपने को। तो ख्याति कैसे निकलेगी? कहीं ना कहीं हम औसत लाभ कैलकुलेट करना सीखेंगे, क्रय के वर्ष के बारे में। खरीद के वर्ष या क्रय के वर्ष एक ही बात है। औसत लाभ पता करेंगे, क्रय के वर्ष पता करेंगे, दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारे पास ख्याति का मूल्य निकल कर आ जाएगा। अब औसत लाभ कैसे निकालना है और खरीद के वर्ष क्या होता है, तो देखें, हमें इन दोनों चीज़ों के बारे में समझना है। खरीद के वर्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो याद रखिएगा, परचेस ईयर्स। इस पूरी स्क्रीन पर आपको 2 जगह मैंने इंग्लिश लिख कर दी। एक औसत लाभ विधि को हम एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलते हैं, ख्याति का नाम आपको पता है गुडविल है, औसत लाभ को एवरेज प्रॉफिट बोल रहे हैं। अभी खरीद के वर्ष को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, परचेस ईयर्स। तो ये याद रखिएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जब समझाऊंगा तो वहाँ पर मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है बेटा। तो अब खरीद के वर्ष का मतलब समझो। देखो, कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल मीनिंग नहीं है खरीद के वर्ष का। खरीद के वर्ष का मतलब क्या होता है कि अगर आज हम 1 साल में 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, सुन लीजिएगा बात को, अगर आज हम 1 साल में 10 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आने वाले कितने वर्षों तक इतना ही लाभ हम लोग कमाते रहेंगे। अगर आज हम इस साल में 10 लाख रुपए कमा रहे हैं तो इतना ही लाभ अगले कितने सालों तक हम कमाते रहेंगे, उन वर्षों को ही हम क्या बोलते हैं, खरीद के वर्ष। अब एग्जैक्टली तो इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी बिजनेस है, अपने अपने अनुभव के आधार पर पता लग ही जाता है कि लगभग यार इतना हम लाभ कमा रहे हैं तो 3-4 साल तक तो हम और इतना लाभ कमा ही लेंगे। तो वर्तमान का लाभ आप जितने वर्षों तक कमा सकते हो उन्हीं वर्षों को हम क्या बोलते हैं, खरीद के वर्ष। 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब अगला बात है अपने पास में औसत लाभ क्या होता है। तो औसत लाभ का सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। कुल लाभ क्वेश्चन बताएगा, वर्ष आपको दिख जाएंगे, भाग करेंगे कुल लाभ को वर्षों की संख्या से तो आपके पास औसत लाभ निकल कर आ जाएगा। अब अगर आपको ये पूरी स्क्रीन के जो फॉर्मूलाज हैं, जो सूत्र हैं, वो याद नहीं होंगे तो मेरे हिसाब से तो आपको ये विधि समझ में नहीं आ सकती। तो इस स्क्रीन को बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा। आपको फॉर्मूलाज अगर दिमाग में एक बार आ गए कि अच्छा यार ख्याति का इस विधि में ये सूत्र था, इस विधि में ये सूत्र था, इस शब्द का ये मतलब, इस शब्द का ये मतलब, तो आप आसानी से काम कर लेंगे। अब ये जो कुछ भी मैंने आपको समझाया है इसको बेटा मैं एक उदाहरण की मदद से आपको समझा रहा हूँ, उस उदाहरण को समझ लीजिएगा तो जो कुछ भी थोड़े सूत्र में डाउट्स आ रहे होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, और क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है एग्जाम में ये भी समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने एक बुक से एक क्वेश्चन लिया है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, राम व श्याम 2 साझेदार है। वो श्याम लिखने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, टेंशन मत लो, आप तो समझदार हो, श्याम नहीं होगा, श्याम ही है वो। राम व श्याम 2 साझेदार हैं, अच्छी बात है, ये साझेदारी चैप्टर चल रहा है, जिनका लाभ हानि अनुपात क्या है, 3:2। इसका मतलब ये किसी भी चीज़ को जब बांटेंगे तो 3/5 राम को मिलेगा, 2/5 श्याम को मिलेगा। फिलहाल आगे चले, यहाँ तक देखो ख्याति जैसी कोई चीज़ हमें नहीं मिली। अब आगे बोल रहा है यह तय किया गया कि, अब तय कौन करेगा, साझेदार। तो साझेदारों ने आपस में बैठकर ये एग्रीमेंट बनाया, क्या बनाया है कि ख्याति का मूल्यांकन विगत 4 वर्षों के औसत लाभ के 3 क्रय वर्षों के आधार पर किया जाए। यहाँ ये तो समझ में आ गया कि यार ख्याति के बारे में कुछ बोल रहा है। अब ये देखो कौन सा लाभ बोल रहा है, तो ख्याति का मूल्यांकन, अगर आपको दिख रहा हो स्क्रीन पर
तो मैं थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ इसको। ये देखो, ये यहाँ से ये दिख रहा है, ख्याति का मूल्यांकन विगत 4 वर्षों के औसत, ये मिल गया औसत। यही समझा रहा हूँ मैं आपको कि ये औसत शब्द बोल रहा है कि औसत लाभ विधि समझना है आपको। कितने वर्षों का औसत लाभ निकालना है भैया? 4 वर्षों के औसत लाभ के 3 क्रय के वर्ष। दिख रहा है आपको बेटा? क्रय के वर्ष भी मिल गए, कितने? 3। और आपको ये भी बता दिया गया है कि औसत लाभ कितने वर्ष का निकालना है? 4 वर्षों का। तो 4 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर किया जाना है। अब बस आपको ये पता पड़ गया कि औसत लाभ विधि है। सूत्र याद होना चाहिए आपको कि हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, क्रय के वर्षों से गुणा कर देंगे। आपको लाभ दिए हुए हैं 50,000, 4 वर्षों का लाभ चाहिए ना औसत निकालने के लिए, तो 50,000, 60,000, 40,000 और 30,000, ये अलग अलग लाभ हमको दिए हुए हैं। ख्याति की गणना कीजिए, ये अपना क्वेश्चन है। तो अब ऐसा क्वेश्चन हमारे पास में आएगा तो 2 मार्क्स से ज़्यादा में नहीं आएगा। अब हम इसको सॉल्व कैसे करें? तो क्योंकि देखो इसमें कोई खाता वाता तो बनाना नहीं है कि आप फॉर्मेट बनाते चलो, डेबिट क्रेडिट करते चलो, कोई खाता नहीं है। ये गणना का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्या करो बेटा, गिवन, इंग्लिश में ही सॉल्व करना है आपको। तो आपको पहले गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन का मतलब क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्या क्या दिया गया है? पहला तो दिया गया है रेशो 3:2। तो मेरे भैया मैं आपको एक बात बता दूं, अनुपात की गणना किसी भी चीज़ के विभाजन के लिए पड़ती है। जब भी कोई भी चीज़, लाभ हो, हानि हो, कोई भी चीज़ साझेदारों में बांटना हो, तभी हमें अनुपात की ज़रूरत पड़ती है। हम ख्याति की गणना कर रहे हैं, हमें इस क्वेश्चन में ख्याति को बांटने के लिए, उसको विभाजित करने के लिए नहीं बोला गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो रेशो दिया है 3:2, ये हमें सिर्फ यूजलेसली दिया है, हमारे काम का ये नहीं है। इसका आप बिल्कुल भी ध्यान न दें कि ये रेशो क्यों दिया है, कहीं यूज़ नहीं है इसका। अगली बात है, हमें दिया है 4 साल का प्रॉफिट, 4 ईयर्स प्रॉफिट। अच्छा ये याद रखिएगा, या तो पूरा क्वेश्चन हिंदी में ही सॉल्व करना है या तो पूरा क्वेश्चन इंग्लिश में ही सॉल्व करना है। तो इंग्लिश में सॉल्व करना ईजी है, इसलिए आप कोशिश ये करें कि पूरा, कहीं हिंदी कहीं इंग्लिश ऐसा मत कर देना भैया, मार्क्स कट जाएंगे। तो रेशो दिया था लेकिन उसका यूज़ नहीं है। हमें 4 साल का प्रॉफिट दिया है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, मैंने हाईलाइट भी किया है। इसके बाद हमें क्रय के वर्ष, परचेस के ईयर्स दिए हैं, वो कितने दिए हैं? 3। ये 3 चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब ये गिवन लिखने के बाद हमें क्या करना है? सॉल्यूशन। अब मैं ऊपर देखो हाईलाइट कर चुका हूँ, कौन सी विधि चल रही है? हाईलाइटेड दिख रही होगी ना, औसत लाभ विधि चल रही है। तो औसत लाभ विधि में ख्याति का सूत्र क्या होता है? औसत लाभ गुणा क्रय के वर्ष, एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर्स। तो हमारे सॉल्यूशन में पहला काम तो ये है कि हमें पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए। तो हम अपना काम करें, सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग निकालने जा रहे हैं अपना एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो एवरेज प्रॉफिट का सूत्र बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, देखो पढ़ना पड़ेगा आपको। एवरेज प्रॉफिट का सूत्र था कि जितने भी लाभ हैं उनका योग कर लो और वर्षों की संख्या से भाग कर दो। मैंने क्रय के वर्षों की संख्या नहीं बोली है, मैंने बोला है लाभों का योग और वर्षों की संख्या से भाग। तो यहाँ कितने लाभ दिए हुए हैं अपने को? 4, 50,000, 60,000, 40,000 और 30,000। इन सब का जब अपन योग करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा कितना? 1,80,000। कितने वर्षों के लाभ हैं ये? 4 वर्षों के। अगर ये 4 वर्षों के लाभ है तो इसको 4 से भाग कर दो, 3 वर्षों के लाभ होते तो 3 से भाग कर दो। समझ रहे हैं ना बात को? तो जितने भी लाभ हैं उनको प्लस कर दो और वर्षों की संख्या से भाग कर दो। ऐसा कर कर हमारे पास में क्या आएगा? 45,000 आया। इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? एवरेज प्रॉफिट। समझ गए बात को? लाभों का योग बटे वर्षों की संख्या बराबर औसत लाभ निकलता है, एवरेज प्रॉफिट निकलता है। अच्छा यहाँ मैं एक और बात आपको बता दूँ, ऐसे ज़्यादा टेंशन मत लेना। ये क्वेश्चन में 4 साल का प्रॉफिट दिया है, 50,000, 60,000, 40,000, 30,000। एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि जानकारी तो 4 ही साल की दी हो लेकिन किन्हीं 3 सालों में दिया हो प्रॉफिट और 1 साल में दिया हो लॉस। जैसे उदाहरण के तौर पर इसी क्वेश्चन में 50,000, 60,000 और 40,000 दिया हो प्रॉफिट और 30,000 दिया हो क्या हो? अपने को हानि दी हुई हो, लॉस दिया हो। तो क्या करना? लाभ को प्लस कर लेना और हानि को उसमें से क्या कर देना? माइनस। समझ गए? उसके बाद अपन इसको 4 से भाग करते तो भी हमारे पास में औसत लाभ निकल कर आता। मतलब ऐसा मत सोचना कि सर ने तो बोला तो लाभों का योग, हानि दी थी तो हमने शामिल ही नहीं करा। अरे भैया हानि भी क्या होता है? नकारात्मक लाभ को हानि बोलते हैं, ऋणात्मक लाभ को ही हानि बोलते हैं। मतलब माइनस में लाभ हो गया है तो अगर सामान्य लाभ है तो हम उसको प्लस करेंगे, माइनस में लाभ दिया है तो उसको माइनस कर देना। तो हानि दी हो तो ऐसा नहीं करना कि छोड़ दो उसको। तो 45,000 हमारे पास में निकल कर आ गया है अपना औसत लाभ बेटा। अब हमें औसत लाभ थोड़ी निकालना है, हमें तो ख्याति निकालनी है। तो औसत लाभ विधि में ख्याति का सूत्र हमने आपको क्या समझाया? गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट गुणा क्रय के
वर्ष, गुडविल बराबर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर्स। ये हमारा सूत्र है, ये याद नहीं है तो बच्चे का दिमाग ही नहीं चलेगा कि औसत लाभ भी निकालना है, परचेस ईयर्स भी चाहिए, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो ऑनलाइन पढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है अपने को, ठीक है ना। अभी हमने सूत्र लिख दिया है, एवरेज प्रॉफिट भी आपको दिख रहा होगा 45,000, क्रय के वर्ष ऊपर दिख रहे हैं 3, बस सॉल्व कर दो, ये कर दिया अपन ने सॉल्व। 45,000 को 3 से गुणा किया, ये निकल कर आ गई अपने पास में ख्याति 1,35,000 रुपये। तो मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की है बेटा। ये एक छोटा सा जो वीडियो है जो 10-15 मिनट का होता है, इसको बनाने में मेरे को लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो बनाने। तो आप मेहनत मैं कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। आप लोग डाउट्स वाउट्स पूछते रहिए। ऐप पर अगर मेरा रिप्लाई नहीं भी आ रहा हो तो चिंता ना करें, आप व्हाट्सएप पर पूछ लिया करें। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐप पर भी रिप्लाई क्यों नहीं जा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पर मेरा वॉइस का रिप्लाई तो चला ही जाता है। तो अगर ऐप पर भी डाउट्स पूछ रहे हैं तो अगर टेक्स्ट मैसेज में मैंने जवाब नहीं भी दिया होगा तो मैं आपको वॉइस मैसेज के थ्रू ऐप पर जवाब दे दूँगा, या व्हाट्सएप पर तो मैं जवाब दे ही देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप समझदार हैं कि अगर कोई टीचर व्हाट्सएप पर जवाब दे सकता है तो वो ऐप पर भी जवाब दे ही सकता होगा। किसी टेक्निकल रीज़न के कारण मेरे रिप्लाई नहीं जा पा रहे थे। चलो ठीक है, अब हम कल मिलेंगे नेक्स्ट मेथड के साथ। पहले मैं सारी मेथड समझाऊंगा, फिर ही हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। चलो तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखो अपना।